अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अपना टीचर.com। आज हम बात करने जा रहे हैं क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे, जो कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने का लास्ट मेथड है, लास्ट तरीका है। रिकॉल करते हैं, पहले हमने बात करी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, उसमें हमने सारे मेथड्स को पढ़ लिया, परसेंटेज चेंज भी पढ़ लिया, एक्सपेंडिचर मेथड भी पढ़ लिया और बाकी सारे मेथड पढ़ लिए। फिर हमने बात करी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ मेथड में, जिसमें हमने बात करी कि भाई इनकम के चेंज होने से डिमांड में क्या फ़र्क आता है और कितना फ़र्क आता है। ठीक है भाई, वो हमने डिस्कस कर लिया अच्छे से। अब हम बात करेंगे क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे। इसको डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा रिकॉल कराऊं कि हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, एक सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कहाँ पढ़ा था इसको? हमने पढ़ा था प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में, जब हमने बात करी थी कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं प्राइस के अलावा जो डिमांड पे फ़र्क करते हैं। तो हमने वहाँ पर कंक्लूड करा था कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं और सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या थे? जो ऑल्टरनेट गुड्स थे, जो एक के बजाय दूसरा यूज़ हो सकता है। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से थे? जो एक साथ यूज़ होते हैं, जैसे कार एंड फ्यूल की हमने एग्जाम्पल समझी थी वहाँ पर। तो उसमें हमने ये बात डिस्कस करी थी कि भाई सब्स्टिट्यूट गुड्स में जो डिमांड का रिलेशन होता है वो क्या होता है? इनडायरेक्ट रिलेशन होता है कि अगर किसी एक गुड की प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड तो कम हुई, मगर उसका जो ऑल्टरनेट गुड है, मतलब कि अगर पेप्सी की डिमांड कम हुई तो कोक की डिमांड बढ़ जाएगी। ये हमने डिस्कस करा था सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में। तो हमने क्या डिस्कस करा था सब्स्टिट्यूट गुड्स में? इसमें मैं दो चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। एक बात करी थी सब्स्टिट्यूट गुड्स की और दूसरी बात करी थी हमने कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की। ये एक दो मेजर बातें करी थी हमने। तो उम्मीद है आपको याद होंगी वो बातें। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से गुड्स थे? मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। ऑल्टरनेट जो होते हैं, मुतबादिल जो होते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से थे? जो एक साथ यूज होते हैं, यूज एट सेम टाइम। आपको वो दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं। लाइक कार और फ्यूल की एग्जांपल एक बहुत कॉमन एग्जांपल है। तो हमने सब्स्टिट्यूट गुड्स में डिमांड का जो रिलेशन था वो कौन सा रिलेशन था? वो नेगेटिव रिलेशन था, इनडायरेक्ट रिलेशन था। वो कौन सा रिलेशन था? इनडायरेक्ट रिलेशन या इनवर्स रिलेशन। इंपॉर्टेंट बात थी ये काफ़ी, जिसमें हमने बात कर ली थी कि भाई अगर एक की प्राइस बढ़ेगी तो दूसरे की डिमांड कम होगी लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से, मगर उसका जो अल्टरनेट गुड है उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, ये समझ में आ गया। उसके बाद हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड में। कॉम्प्लीमेंट्री गुड में कौन सा रिलेशन था? वो था डायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन मतलब कि अगर एक की डिमांड कम हो रही है एक गुड की, तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड है उसकी डिमांड भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अगर आप कार की डिमांड को कम करोगे तो फ्यूल की कंजम्पशन को भी आप कम करोगे, दोनों की डिमांड कम हो जाएगी सेम प्रोपोर्शन से। इसी तरीके से अगर इन दोनों की डिमांड बढ़ती है, अगर एक की डिमांड बढ़ती है तो दूसरे की डिमांड भी बढ़ा दोगे। ठीक है, तो जब हम इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि एक तो सबसे पहले ये देखेंगे कि इसकी डिमांड इलास्टिक है या इनइलास्टिक है। इसके अलावा हम इसमें एक और चीज़ देखेंगे कि ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं या सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। ये हमें हमारा साइन बताएगा। वैसे नॉर्मल केस में हम क्या करते हैं, हम इलास्टिसिटी को जब कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पर हम साइन जो होते हैं, नेगेटिव साइन या पॉजिटिव साइन, उसको देखते नहीं हैं। यहाँ पर हम कैलकुलेट तो सिमिलर तरीके से करेंगे, मगर हम यहाँ पर थोड़ा सा साइन का ख्याल रखेंगे। जो भी नेगेटिव साइन आती है या पॉजिटिव साइन आती है तो हम उस पर इस बात को कंक्लूड कर लेंगे कि भाई ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स थे या सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो आपको अंदाज़ा हो रहा है कि अगर नेगेटिव साइन आता है मतलब कि वो किस बात को आपको दे रहा है, अंदेशा दे रहा है, इस बात पे वो गौर कर रहा है कि भाई आपके गुड्स के बीच में आपस में कौन सा रिलेशन है? कौन सा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है, क्योंकि वहाँ पर कौन सा साइन आएगी? नेगेटिव। और अगर पॉजिटिव साइन आती है तो आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि उनका कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन, कि ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। ठीक है, तो ये तो एक ओवरव्यू हो गया जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने दो शेड्यूल बनाए हैं, हर तरीके को मैं दो शेड्यूल्स बना के मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर आपकी प्राइस है और यहाँ पर क्वांटिटी है। अच्छा, तो इस बात का गौर करिएगा कि भाई यहाँ पर प्राइस दी है गुड बी की, मतलब कि गुड बी की प्राइस है, और क्वांटिटी किसकी है? गुड ए की क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी में हम बात करते हैं दो गुड्स की, सिर्फ एक गुड्स की बात नहीं करते कि एक की प्राइस चेंज होने से दूसरी की डिमांड में कितना फर्क आ रहा है। ठीक है, वो किस वजह से बात करते हैं? क्योंकि सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की वजह से बात करते हैं। तो अब मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूं। आसान सा फॉर्मूला है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करने का। क्रॉस
प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसको मैं कैलकुलेट करूंगा। इसका फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ गुड ए। यहां पर एक चीज आ गई, वो क्या आ गई, गुड्स ए। यहां पर मैंने आपको बताया कि हम दो गुड्स की आपस में बात करेंगे, और नीचे आएगा इसके डिनोमिनेटर में परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड बी। मतलब कि एक की क्वांटिटी में कितनी चेंज आ रही है इसको हम न्यूमरेटर में देखेंगे, और दूसरी गुड्स की प्राइस में कितना चेंज आया है इसको हम डिनोमिनेटर में देखेंगे। ठीक है, तो अब हम एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं। पहला शेड्यूल देखते हैं। पहले शेड्यूल में आपके पास P1 है और P2 है। इसको हम कहते हैं P1, इसको हम कहते हैं P2, इसको हम कहते हैं Q1 और इसको हम कहते हैं Q2। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी हम कैसे निकालते थे? सिमिलर मेथड है हमारा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। किसकी क्वांटिटी निकालेंगे हम? गुड ए की। ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। परसेंटेज चेंज हम कैसे निकालते थे? डेल्टा क्यू अपॉन Q1। Q1 आपका पता है ओरिजिनल क्वांटिटी होती है। डेल्टा क्यू क्या थी आपकी? डेल्टा क्यू 500 माइनस 600, और Q1 है आपके पास 600। तो यहां पर हम क्या निकालेंगे? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। तो 500 से जब आप 600 माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा -100 और डिवाइड बाय 600। मैंने आपको बताया कि जब क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी को आप कैलकुलेट करोगे तो यहां पर आप थोड़ा सा नेगेटिव साइन का क्या करोगे? ख्याल करोगे। तो यहां पर आपके पास क्या आया? -100 डिवाइडेड बाय 600, तो आंसर आएगा -0.16। यह आएगा आपके पास आंसर -0.16 का। ठीक है, नॉर्मल केस में हम साइन को नहीं देखते थे, हम एब्सोल्यूट साइन लेते थे इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करते हुए। यहाँ पर आप साइन को देखोगे क्योंकि ये आपको बताएगा कि गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री है या सब्स्टिट्यूट गुड्स है। जब हम पूरे सवाल को सॉल्व कर लेंगे तो इंशाल्लाह इस बात को भी देख लेंगे कि भाई ये कौन सा गुड है। परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड बी बराबर है डेल्टा पी डिवाइडेड बाय P1 के। डेल्टा पी क्या है आपके पास? 100 माइनस 90 कितना होता है? 10। और P1 क्या है आपके पास? P1 है आपके पास 90। 100 डिवाइडेड बाय 90, अगर आप 10 डिवाइडेड बाय 90 करोगे तो आपके पास आंसर आएगा, यह आएगा 0.11। ये आपके पास क्या आंसर आएगा? 0.11। जब आप इसको अपने रिक्वायर्ड फॉर्मूले में डालोगे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी को, तो वो है आपके पास -0.16, और फिर ये डिवाइड करोगे तो ये होगा 0.11। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.16 डिवाइडेड बाय 0.11, तो आपके पास आंसर आएगा -1.45। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये माइनस साइन आपको क्या कंक्लूड कर रही है ये देख लेते हैं। यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है, और क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी आपने कैलकुलेट करी है। अब माइनस साइन आपको क्या बता रही है? वो ये बता रही है कि गुड्स के बीच में जो रिलेशन है वो कौन सा रिलेशन है? वो इनवर्स रिलेशन है। मतलब कि ये दोनों गुड्स आपस में क्या हैं? फिर सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, और इनकी इलास्टिसिटी कौन सी है? अब इस माइनस साइन को हटा दो। जब इलास्टिसिटी देख रहे हो तो माइनस साइन को हटा दो, तो इलास्टिसिटी कौन सी है? 1.45। 1.45 मतलब कि इलास्टिसिटी इलास्टिक डिमांड है। मैंने आपको बताया था जब भी आंसर 1 से ज़्यादा होगा तो डिमांड कौन सी होगी? इलास्टिक डिमांड। मतलब कि एक की जब प्राइस चेंज हो रही है, एक गुड की प्राइस चेंज हो रही है, तो दूसरी की डिमांड में बहुत ज़्यादा तब्दीली आ रही है, रिस्पॉन्स ज़्यादा कर रही है डिमांड। तो यहाँ पर डिमांड आपकी कौन सी है? इलास्टिक है। जब इलास्टिसिटी को देख रहे हो, नेगेटिव साइन को हटा दो, इलास्टिक डिमांड है। और जब आपने देखना है कि गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री है या सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, तो ये देख लो माइनस साइन है, मतलब कि गुड्स कौन सा है? सब्स्टिट्यूट गुड्स। ये हमने देख लिया। अब हम बनाते हैं दूसरे शेड्यूल से कंक्लूड करेंगे कि ये कौन सा गुड है। तो अब दूसरे शेड्यूल में देखते हैं भाई। दूसरे शेड्यूल में इस बात को कंक्लूड भी करेंगे कि ये सब्स्टिट्यूट गुड है और इसकी डिमांड कौन सी है। ठीक है, तो जल्दी से देखते हैं। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड सिमिलरली बिल्कुल वैसे ही निकालेंगे। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी
वही बात गुड ए, दो गुड्स को लेके चल रहे हैं क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी में। इंपॉर्टेंट चीज है, इस बात को याद रखिएगा। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी को हम देखने जा रहे हैं, तो कितना चेंज आया, 700 माइनस 600, ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी है आपके पास, वो हो गई 600। तो 100 को जब आप 600 से डिवाइड करोगे तो आप इसको सीधा सीधा देख लो आपके पास क्या आंसर आ रहा है। 100 को जब आप 600 से डिवाइड करोगे, 100 डिवाइडेड बाय 600, तो आपके पास आएगा 0.166। और यहाँ पर जब आप परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालोगे, वो किसका निकालोगे, गुड बी का, मतलब कि दूसरे गुड्स की चेंज होने की वजह से, दूसरे गुड्स की प्राइस चेंज होने की वजह से उसकी क्वांटिटी में कितना फर्क, दूसरे की क्वांटिटी में कितना फर्क आ रहा है। क्योंकि क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी में हम दो गुड्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर 100 माइनस 90, 100 माइनस 90 कितना होगा, 10। ओरिजिनल प्राइस को लेके चलोगे, ओरिजिनल प्राइस क्या है आपकी, ओरिजिनल प्राइस 90 है, 10 डिवाइडेड बाय 90 कर लो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 90, आंसर है 0.11। तो अब आप इसको अपने फॉर्मूले में रखो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड को फॉर्मूले में रखो, 0.166 डिवाइडेड बाय 0.11, तो आंसर आएगा 0.166 डिवाइडेड बाय 0.11, आंसर आएगा 1.509। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन, आप क्या निकाल रहे हो यहाँ पर, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, क्या निकाल रहे हो, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। और तो आपने यहाँ क्या कंक्लूड करा, आंसर आपका क्या आया, आपका आंसर यहाँ पर आपका पॉजिटिव में आया, मतलब के गुड्स कौन से हैं आपके, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। और इलास्टिसिटी कौन सी है, इलास्टिसिटी आपकी इलास्टिक डिमांड ही है। क्यों, क्योंकि इलास्टिसिटी आपकी आई है 1 से ज़्यादा आती थी, तो आपकी डिमांड कौन सी होती थी, इलास्टिक डिमांड। और यहाँ पर हम रिलेशन देखेंगे तो रिलेशन कौन सा है, वो है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, और रिलेशन कौन सा है, पॉजिटिव है आपस में। तो ये बात हमने देख ली कि भाई हम किस तरीके से ये बात देखेंगे कि कौन से गुड्स सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं और कब गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। जब हमारा आंसर नेगेटिव में आएगा तो हमारे गुड्स कौन से होंगे, सब्स्टिट्यूट गुड्स। जब हमारा आंसर पॉजिटिव में आता है तो गुड्स कौन से होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। और इलास्टिसिटी कब होगी और इन इलास्टिक डिमांड कब होगी, इलास्टिक डिमांड कब होगी, इस बात को हम ऑलरेडी अच्छे से समझ चुके हैं कि अगर 1 से ज़्यादा हमारी आंसर आता है तो वो कौन सी डिमांड होगी, वो इलास्टिक डिमांड होगी। और अगर 1 से कम आता है और 0 और 1 के दरमियान आता है तो कौन सी डिमांड होगी, वो होगी इन इलास्टिक डिमांड। तो यहाँ पर जाके इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कंप्लीट टॉपिक ख़त्म हो गया है। अब इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के बारे में। जिस तरीके से हमने इस बात को देखा कि भाई डिमांड में कितना चेंज आता है, अब इस बात को भी देखना है कि सप्लाई में कितना चेंज आता है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।